जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग फिर बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। चूँकि अब परीक्षा बहुत नज़दीक हो गया है, अक्टूबर में जो है इसका जो है एग्ज़ाम 1 अक्टूबर से शुरू होना है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, धातु की एक आयताकार चादर जिसकी लंबाई 66 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 44 सेंटीमीटर है को उसकी लंबाई के अनुसार बेलित करते हुए एक बेलन बनाया जाता है। तो इस प्रकार बनाए गए नए बेलन की त्रिज्या ज्ञात करना है ना। एक सीट है हमारा, इस तरह का सीट है, मान के चलिए ये क्या है, सीट है। ठीक है, ये हमारा सीट हो गया और इसी को हम लोग क्या करते हैं, बेलन बना देते हैं। ठीक है, ये सीट है और इसका लंबाई आपका दिया हुआ है कितना है, 66 सेंटीमीटर लंबाई है। ये लंबाई हमारा यहाँ से यहाँ तक 66 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसका जो है चौड़ाई क्या है, 44 सेंटीमीटर। अब इसी सीट को जो है हम लोग मोड़ करके क्या है, बेलन बना देंगे। ठीक है, इस मोड़ते हुए बेलन बनाएंगे तो बेलन बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पे जब बेलन बनेगा तो यहाँ पे ऐसे इस तरह से बेलन बन जाएगा, है ना। और यहाँ भी ये लंबाई जो है इसका ऐसे हो जाएगा और ये हमारा इस तरह का बेलन बन जाएगा। ये हमारा बेलन बन गया और बेलन बनने के बाद ये लंबाई क्या हो जाएगा, तो ये लंबाई राउंड होकर के इसका परिधि बन जाएगा। ये हमारा लंबाई 66 हो जाएगा और ये हमारा ऊंचाई जो है 44 हो जाएगा, यानी इसका चौड़ाई जो है ऊंचाई 44 हो जाएगा बेलन का। तो ये पूछ रहा है कि बेलन का, इस प्रकार बनाए गए बेलन की त्रिज्या क्या होगी। तो त्रिज्या यानी कि ये परिधि है ना, वृत्त की परिधि है। दो परिधि मिल करके सिलेंडर का क्या है, एक सिलेंडर बनाता है। तो परिधि बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, है ना। अब बराबर क्या होगा, बेलन की लंबाई या सॉरी बेलन की लंबाई नहीं, सीट की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ये होगा क्या, सीट की लंबाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 22/7, आर तो यहाँ आर ही रहेगा। अब बराबर ये हो जाएगा 66 के। ठीक है, अब यहाँ से काट दीजिए, तो काटने के बाद क्या आएगा, 22×66 अर्थात आर बराबर जो हमारे पास निकल के आया 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर जो है इसका त्रिज्या निकल गया। त्रिज्या मीन्स ये त्रिज्या। ठीक है, तो 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। इसमें है कुछ नहीं, देखिए बिहार पुलिस में जितना भी क्वेश्चन आपके पास आएगा सभी वन स्टेप सोल्यूशन आएगा, कोई भी लाग लपेटा नहीं आएगा। तो इसलिए जो है इसी तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ए तथा बी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी तथा सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं और सी तथा ए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए उसी काम को कितने दिनों में काम करेंगे। इसके लिए हम बार बार पढ़ा रहे हैं और वीडियो पे भी मेरा डला हुआ है कि ऐसे टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा याद रखिए एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो क्या होगा, ए प्लस बी ए प्लस बी हमारा हो गया। तो ए प्लस बी कितना है, 10 दिन में ये काम कर रहा है। ठीक है, 10 दिन में ये करेगा और बी प्लस सी क्या करेगा, 12 दिन में। और फिर जो है सी प्लस ए, ये कितना कर रहा है, 15 दिन में। ठीक है, अब यहाँ पे 10 दिन 12 दिन क्रमशः ये दोनों पेयर बना करके, जोड़ा बना करके काम कर रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। लेकिन कह रहा है क्या कि जो है आप हमको ये बताइए कि अगर वैसे नहीं ए अकेले उस काम को करे तो कितने दिन में वो काम पूरा कर देगा। ठीक है, कहना क्वेश्चन ये चाह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 12 15 का एलसीएम लेते हैं या वैसी संख्या लेते हैं जो 10 12 15 से कट जाए। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेशन की सुविधा के लिए क्या करते हैं, तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं, है ना। 10 12 15 का लघुत्तम हो जाएगा 60, या बड़ी संख्या भी लेंगे 60 से बड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको तीनों से करवाना क्या है, 60 वर्क करवाना है, 60 काम ये करवाना है। ठीक है, तो ए प्लस बी अगर काम करेगा तो 10 दिन में करता है, तो 60 काम करवाना है, तो 10 से भाग दे देंगे तो ये इसका एफिशिएंसी निकल जाएगा 6। ठीक है, चलिए दूसरे कलर से इसको लिख देते हैं। तो इसका एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, है ना। और बी प्लस सी का निकल जाएगा एफिशिएंसी 12 25 60 यानी 5, और सी प्लस ए का एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, 4। ठीक है, तो इस तरह से तीनों का एफिशिएंसी पता हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ए है और यहाँ पर एक ए है।
यहाँ पे एक बी है, फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, यानी सभी दो दो ठो है। अगर तीनों को हम जोड़ दें, तीनों को एक साथ काम करवाएं तो ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए जुड़ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, 2a प्लस 2b, है ना, अब प्लस 2c। दो को हम सबको कॉमन कर लिए, और जब इसका इफिशियंसी जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 5 11 4 15। इफिशियंसी इसका 15 निकल जाएगा, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 15/2 अर्थात 7.5 यूनिट, है ना। यानी a प्लस बी अगर तीनों मिल करके कोई काम करना चाहे तो वो 7.5 भाग काम कर सकता है एक दिन में। इफिशियंसी का मतलब यही होता है, क्षमता निकल गया, यानी एक दिन में उसका काम करने का क्षमता 7.5 यूनिट है तीनों का। लेकिन अब काम करवाना किससे, ए से। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी है, तो यहाँ देखिए b प्लस सी, इसका इफिशियंसी इसमें माइनस कर दें तो हमारे पास a का मान निकल जाएगा। तो करेंगे क्या हम लोग, a प्लस बी प्लस सी या माइनस b प्लस सी कर दीजिएगा तो ये a का मान निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ भी हमको करना पड़ेगा 7.5 माइनस b प्लस सी का इफिशियंसी 5 है तो 5 माइनस कर दीजिए, तो ये हमारा इससे ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास a निकल जाएगा, a की इफिशियंसी 7.5 में से 5 घट जाएगा तो 2.5, यानी कि a जो है एक दिन में 2.5 यूनिट काम कर सकता है। तो लेकिन काम करवाना कितना है हमको, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम करवाना है तो डेज ऑफ a जो निकलेगा, है ना, डेज ऑफ ए निकलेगा 60 और इफिशियंसी कितना है, 2.5, 2.5। इससे जो है भाग दे दिए तो ये दशमलव हट जाएगा, तो ये एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, एक जीरो ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। तो 25 से इसको काट दीजिए, तो 25 दूना 50, 10 60, 25 चौके 100, यानी 24 दिन में वो काम उसको कर देगा। यानी ए अगर उस काम को करेगा तो 24 दिनों में कर देगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, उम्मीद है कि समझ गए होंगे, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अगला हिसाब है, एक इंडोर स्टेडियम की लंबाई 24 मीटर, चौड़ाई 18 मीटर तथा ऊंचाई 16 मीटर है। उस सबसे लंबे खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसे इस स्टेडियम में रखा जा सकता है। एक स्टेडियम है हमारा इस तरह का, मान के चलिए, ठीक है। एक स्टेडियम क्या है, इस तरह का स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम यानी अंदर का स्टेडियम है। तो इसमें क्या है, इसमें ये लंबाई आपका दिया हुआ है, लंबाई 18 मीटर है, सॉरी लंबाई 24 मीटर है, लंबाई आपका 24 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई 18 मीटर है, और इसका हाइट भी कुछ होगा इस तरह से, है ना। स्टेडियम है तो हाइट भी यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है। तो हाइट हमारा क्या है, ऊंचाई जो है हमारा जो है 16 मीटर है, ठीक है। तो 16 मीटर हाइट है। तो इस तरह से जो है आप पूछ रहा है कि जो है सबसे लंबा जो है खंभा कैसे रख, कितना लंबाई का खंभा इसमें रखा जा सकता है। तो स्टेडियम इंडोर स्टेडियम है तो सबसे लंबाई का खंभा, इसका विकर्ण जो है विकर्णवत हम लोग रख सकते हैं, है ना। इससे लंबा खंभा इसमें अट नहीं सकता है। तो हम लोग इसका जो है फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, क्या करना है, तो लंबाई का स्क्वायर, लंबाई में 24 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, और सभी पे रूट अंडर चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो 24 से 576, 18 गुने 18 यानी ये 324 हो जाएगा, और 16 16 256। ध्यान रखिए कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायरिंग आप जरूर याद रखिए, तभी जो है हिसाब आप आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे, अन्यथा स्क्वायरिंग आपके पास नहीं रहेगा तो हिसाब जल्दी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जो है इसका रूट अंडर हो जाएगा, अब जोड़ दीजिए, 6 4 10, 6 16 के 6, बाकी हत में 1 5 1 6, 2 8 7 15 के 5, बाकी हत में 1 2 3 3 3 6 5 11, ठीक है, 1156 का रूट अंडर। तो इसका जो है बर्मूल अगर आप निकालेंगे तो इसका बर्मूल 34 आएगा, यानी 34 मीटर जो है लंबा जो है खंभा हम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो 34 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद उस वस्तु को 880 रुपये में बेचा गया, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है, 12% छूट देने के बाद जो है 880 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी सेलिंग प्राइस है। तो उसको पूछ रहा है कि उसका मार्क प्राइड क्या है। मार्क प्राइड मतलब जो डब्बे पे लिखा हुआ प्राइस होता है उसी को मार्क प्राइड कहते हैं, यानी डब्बे पे जैसे इस कलम पे जो मार्क प्राइड होता है वही मार्क प्राइड, तो वही खोज रहा है यहाँ पे। तो मान लिए मार्क प्राइड 100 है, तो 100 में जो है 12 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 88 89 90 10
800 यानी 88 रुपये में वो बेचा जाता है। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ को 88 रुपये में बेचा जाता है, और यहाँ पे क्या है 880 रुपये में बेचा गया, तो 880 रुपये में बेचा गया है ना, 880 रुपये में बेचा गया, लेकिन वास्तव में जो है 880 रुपये में, लेकिन हमारे अनुसार क्या है 88 रुपये में उसको बेचा गया, और हमारे अनुसार जो है उसका मार्क प्राइस 100 है, 100 से गुना कर देंगे। देखिए इस चीज़ को समझिएगा कैसे हो रहा है। तो 88 रुपया जब जो है हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है, तो हमारा MP क्या हो रहा है, मार्क प्राइस कितना हो रहा है 100 रुपया है ना, तो 100 रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया जब हमारा सेलिंग प्राइस हो रहा है तो 100/88। ठीक है, और जब हमारा जो है 880 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 100 गुने 880/88। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखे, तो सबसे पहले 880 रुपया ये क्या है सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से कर दिए, तो 88 रुपया हमारा सेलिंग प्राइस, लेकिन वास्तव में वो 880 है, तो 880 रुपया सेलिंग प्राइस है और हमारा सेलिंग प्राइस 88 है, और गुने क्या है मार्क प्राइस निकालना है, तो गुने 100 कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको काट दीजिए, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा 88 दहें 880। ठीक है, 88 दहें के 880 हो गया, अर्थात हमारा जो है मार्क प्राइस 1/30 यानी 1000 रुपये निकल गया। यही आपका रिजल्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ से भी करेंगे तो चीज़ें वही आएगा 10 यानी कि 1000। ठीक है, तो इतना चीज़ें हमको जो है मन में ही इसको सोचना होता है और यहाँ पे उसको करना होता है, क्योंकि लैंग्वेज का यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है। जो कंपटीशन में सिर्फ आपको आंसर देखना है कि आंसर कैसे आए जल्दी, लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे। एक वस्तु का सूची मूल्य 200 रुपया है। एक दुकानदार उस वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टा देता है। यदि बिक्री कर 5% हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। देखिए बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट, आप लोग जानते होंगे है ना। तो यहाँ 200 रुपये का चीज़ है सूची मूल्य, और वो जो है 20% और 10% का दो छूट दे रहा है, और उसके बाद फिर जो है 5% का वो टैक्स लेगा, सेल टैक्स लेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 200 रुपये के वस्तु छूट देने के बाद उसका मूल्य क्या होगा। तो 20% और 10% के लिए सबसे पहले उत्तरोत्तर एक बट्टा निकाल लीजिए। तो ये हम लोग क्या करते हैं x + y माइनस XY/100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए दो बट्टा के बदले एक बट्टा निकालने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो 20 और 10 30 हो जाएगा हमारे पास, माइनस 20 गुने 10/100, अर्थात 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 28% है ना। ये मतलब इस 20% एक बार देगा, 10% एक बार देगा, दोनों के बराबर एक छूट हम लोग दे देंगे। 28% अगर छूट दे देगा तो बात बराबर है। तो आप 200 रुपये का चीज़ 28% छूट देने के बाद वो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, तो 28% छूट देने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य 72 रुपया हो जाएगा है ना, और सूची मूल्य 100 रुपया। लेकिन वास्तव में सूची मूल्य क्या है 200 रुपया है ना, और यहाँ पे सूची मूल्य क्या है 100 रुपया है, और विक्रय मूल्य निकालना है तो 100 माइनस 28 कर देंगे, यानी 72 से इसको गुना कर देंगे। हुआ क्या 100 माइनस 28 किए तो ये हमारा क्या निकल गया 72 रुपया उसका विक्रय मूल्य निकल गया, और 100 रुपया क्या है सूची मूल्य, यानी वही मार्क प्राइस। फिर तो मार्क प्राइस यहाँ पे सूची मूल्य दिया हुआ है, तो सूची मूल्य का तुलना सूची मूल्य से कर दिया, मार्क प्राइस का तुलना मार्क प्राइस से कर दिया, और निकालना क्या है हमें विक्रय मूल्य, तो 72 रुपया यहाँ से गुना कर दिए। तो आप 2 जीरो काट दीजिए, तो ये हमारा क्या निकल गया 2 दूनी 4 के 4 7 दूनी 14, यानी 144 रुपया हमारा जो है वो चीज़ मिलेगा छूट देने के बाद। देखिए ये 144 रुपया निकल गया, मतलब डिस्काउंट देने के बाद हमारा 144 रुपया क्या निकल गया, ये जो है उस वस्तु को हम 144 रुपये में खरीद सकते हैं। लेकिन क्या है यहाँ पे कह रहा है कि जो है उसमें जो है 5% का सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा, यानी टैक्स देना पड़ेगा, अर्थात यानी 5% टैक्स देने का मतलब क्या है 100 रुपये के चीज़ को हम लोग खरीदेंगे कितना में 105 रुपये में है ना, 105 रुपये में खरीदेंगे। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि 1 रुपये का चीज़ हम लोग कितना में खरीदेंगे, तो 105/100 में, इसलिए हम लोग को खरीदना कितना है 144 रुपये का चीज़। तो 144 रुपये का चीज़ हम लोग 105/100 गुने 144 में हम लोग खरीदेंगे है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जो भी जिस तरीक़ा से, बाकी बात नहीं तो यहाँ से हम 100 का चीज़ 105 में खरीदेंगे, तो हमारा क्या है यहाँ पे जो है वास्तविक जो है मूल्य 144 रुपया है, और यहाँ पे वास्तविक मूल्य क्या है हमारा 100 रुपया है। तो दोनों का तुलना कर देंगे, तो 144 का तुलना किससे 100 से कर देंगे, और हमको चाहिए कितना 105 का वैल्यू, तो 105 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से दोनों जगह चीज़ें वही आएगा, यहाँ से भी निकालें या वहाँ से निकालें। ठीक है, तो अब देखिए कटता है तो काट दीजिए, 5 से 20 25 100, 21 25 75 से। ठीक है, अब 2 से काट दीजिए, 2 दहें 20, 2 सती 14, 2 दूना 4। अब नहीं कटेगा, अब गुना कर दिए, 21 दूना 42 के 2, बाकियत में 4, 21 सते
जो है कितना हो जाएगा, 147 और 4, 47 4 51, 151.10 है यहाँ पे, तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, यानी 151 रुपये 20 पैसे में वो जो है हमारा वस्तु लास्ट में खरीदा जा सकता है, यानी लागत मूल्य उसका 151 रुपया 20 पैसा। ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। किसी कार्यालय में 4080 कर्मचारी हैं, यदि उनमें से 2400 2400 पुरुष कर्मचारी हैं तो कर्मचारियों में स्त्री पुरुष का अनुपात बनाइए। ये अब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी आसान हिसाब हैं, खाली आपको वन स्टेप सोल्यूशन है, खाली आपको सिर्फ करना है चीज़ें को, बाकी बात आंसर आ जाएगा। तो क्या है हमारा 4080 कर्मचारी, यदि उनमें से 2400 पुरुष हैं तो स्त्री और पुरुष का अनुपात चाहिए, है ना। तो स्त्री और पुरुष का अनुपात हम लोग निकाल देते हैं, स्त्री रेशियो पुरुष चाहिए। ठीक है, टोटल हमारे पास 4080, 4080 में 2400 हमारा पुरुष है ना। तो 2400 घटा दीजिए 4080 में, तो 80 का 80 हो जाएगा। ठीक है, और 40 में से 24, 24 6 30 और 10 40, यानी 16 बच जाएगा, 1680 और 2400 पुरुष है इसी रेशियो में। अब रेशियो में जो है जो भी कटखुट होता है काट दीजिए उसको, जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाएगा, है ना। और क्या होगा, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 छक 24, 60। अब 6 सते 42, 14 है 60, काट दीजिए, 6 सते 42, 14 है 60, अर्थात हमारे पास क्या निकल के आया, 7:10, अर्थात ऑप्शन नंबर डी आपका जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, घनों के एक फलक का दूसरे फलक से अनुपात क्या है। तो घन का आयतन बराबर जानते हैं, भुजा क्यू होता है, A1 का क्यूब बटे A2 का क्यूब कर दें तो बराबर 1/27, अर्थात A1 बटे A2 बराबर घनमूल 1/27 का, है ना। अर्थात घनमूल निकालेंगे तो 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3, अर्थात 1:3 का रेशियो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 15 लड़कों की औसत आयु 3 माह कम हो जाती है जब उनमें से एक लड़का जिसकी औसत आयु 14 वर्ष के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। यानी 14 वर्ष का लड़का निकल रहा है और उसके स्थान पे क्या आ रहा है, एक नया लड़का आ रहा है, जिसके कारण से 3 माह जो है 15 लड़कों का औसत कम रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लड़का आ रहा है वो 14 वर्ष से कम का लड़का है ना। तो कितना कम है, तो 15 लड़कों का औसत आयु 3 माह कमेगा, सॉरी। तो 15 गुने 3 माह कर देंगे तो ये 45 माह जो है कम जाएगा आयु। तो कौन, जो 14 वर्ष जा रहा है उससे, तो 14 वर्ष जा, इसका 14 वर्ष है, 45 माह का मतलब हो गया 12 3 36 9 45, 3 वर्ष 9 महीना इसमें हमको माइनस कर देना है। जो लड़का आ रहा है इतना जो है छोटा है 14 वर्ष से, है ना। तो 14 वर्ष में से 3 वर्ष चला जाएगा तो 11 वर्ष बचेगा, और 11 वर्ष में फिर 9 महीना घटा देना है, तो हमारे पास बच जाएगा 10 वर्ष 3 माह। जो लड़का आ रहा है 10 वर्ष 3 माह का है। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका बी। चलिए आगे चलते हैं। 96 के 2/3 से 144 का 3/4 कितना अधिक है, कुछ नहीं है, इसको काट दीजिए। 3 तिया 9, 3 दूना 6, है ना। 32 तिया 96, 32 दूना ये 64 हो गया, और 4 से ये काट दिए, 4 तिया 12, 2 14, 4 6 24, 36 तिया 108। अब देखिए इसका मान क्या है, 108 है, इसका मान 64 है, कितना अधिक है, तो 64 घटा देंगे इसमें, 14 में से 8 में से 4 गया 4, 10 में से 6 गया 4, यानी 44 हमारा क्या है, 108 अधिक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी एक काम को 5 दिन में कर सकता है, किंतु अपने पुत्र की सहायता से वह उसी काम को 3 दिन में कर सकता है। पुत्र अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। ये भी एफिशिएंसी इनटू डेज बराबर वर्क पे है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो मैन अकेला जो है 5 दिन में कर सकता है, ठीक है। और सन के साथ अगर आ जाएगा मैन प्लस सन, तो वो काम कितने दिनों में करेगा, 3 दिन में करेगा। दोनों का एलसीएम ले लीजिए 15, तो इसका एफिशिएंसी 3 और इसका एफिशिएंसी 5 निकल गया, ठीक है। अब करवाना किससे है, तो सिर्फ पुत्र अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो पुत्र अकेला, तो मैन का जो एफिशिएंसी 3 है और दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो सन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 5 - 3 यानी 2, अर्थात डेज ऑफ सन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 15/2, अर्थात 7.5 दिन में वो काम हमारा कर देगा। 7.5 अर्थात 7.5 दिन मतलब 7.1/2 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए यदि 4p = 6q = 9r, तो p अनुपात q अनुपात r का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सभी बराबर में रहे तो p अनुपात q
अनुपात आर खोज रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पी का मान निकालना है तो पी को ढक लीजिए, तो 6×9 = 54 अनुपात क्यू का मान निकालना है तो क्यू को ढक लीजिए, 4×9 = 36, ठीक है। ये हमारा 36 हो गया। आर का मान निकालना है तो आर को बंद कर दीजिए, ढक लीजिए, तो 6×4 = 24, ये अनुपात 24 हो गया, ठीक है। अब काट दीजिए, कितना से कटेगा, 6×9 = 54, 6×6 = 36, 6 ओके 24, 6×9 = 54, 6×6 = 36, 6×4 = 24, अर्थात 9:6:4, यही आपका रिजल्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक व्यापारी एक शर्ट की कीमत पर 25% बट्टे की घोषणा करता है। यदि किसी को 875 रुपये की कुल छूट चाहिए और प्रत्येक शर्ट की कीमत 250 रुपये है, तो व्यक्ति को कितने शर्ट खरीदने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक व्यापारी है जो कि 25% का छूट देता है, और कितने पे, तो 250 रुपये की कीमत शर्ट पे 25% छूट देता है। और एक आदमी को चाहिए कि 875 रुपया टोटल वो छूट चाहता है, यानी कि उसको टोटल 875 रुपये बचत करना है। और तो उसको कहता है कि हम जो है कितना शर्ट खरीद ले जो कि 875 रुपया हमें बचे। तो एक कीमत वास्तव में कितना है एक शर्ट का, 250 रुपये, लेकिन 25% छूट देने के बाद अब देखेंगे कि कितना छूट देता है वो एक शर्ट पे। तो 250 का 25% हम लोग निकाल देंगे, है ना। 250 का हम लोग 25% निकाल देंगे, 250 का 25% निकाल दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 25 से 625/10 रुपया हमको छूट दिया। कितना, एक शर्ट पे, एक शर्ट पे हमको जो है 25/10 रुपये का छूट हमको दे रहा है। 625/10 रुपया एक शर्ट पे हमको छूट दे रहा है ना। तो हमको चाहिए कितना, 875 रुपये का छूट। तो एक शर्ट पे जो है 625 रुपया एक शर्ट पे, तो 875 रुपया कितना, तो इसका मतलब इसको भाग कर देंगे, यानी 875 भाग 625/10, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 875 गुने 10/625, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, 25 से 625, 25×3 = 75 और 10 × 85 यानी कि 12, 25×5 = 25 से 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×7 = 35, अर्थात उसको 14 शर्ट खरीदना पड़ेगा, तब जो है उसको 875 रुपये का छूट मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। चीज़ें कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग देखें यहाँ पे एक एक नियम से भी आप देख सकते हैं। जैसे 625/10 रुपया का छूट मिलता है कितना, एक शर्ट खरीद के, है ना। तो 1 रुपया जो है तो क्या हो जाएगा, 10/625 शर्ट हमको खरीदना पड़ेगा, है ना। और उसी तरह से कितना छूट चाहिए, 875 रुपये का छूट चाहिए, तो 875 तो 10/625 गुने 875, यही चीज़ हम लोग यहाँ पे किए। तो ये लैंग्वेज को हम लोग करते नहीं है, लैंग्वेज को यहाँ पे गौन कर देते हैं और डायरेक्ट कैलकुलेशन पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे, तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। पे क्या है, 20,000 5% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वर्ष 3 वर्ष के लिए यहाँ पे होगा, सॉरी ये जो है यहाँ पे ये 3 वर्ष यहाँ पे होगा, 3 वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। 20,000 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए जो है ब्याज की राशि ज्ञात करना है। तो देखिए अगर 5% का रेट, देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है तो कम से कम आप जो है 5%, है ना, 10% और 15% और 20%, इसका इतना का जो है 2 साल 3 साल जो है 2 साल और 3 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट याद रखिए। तो 5% का अगर आपके पास CI% याद है तो आराम डायरेक्ट से निकालेंगे। CI% 5% का 3 वर्ष के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 3 वर्ष के लिए हो जाएगा 15.7625%, ठीक है। CI% जो है 3 वर्ष में 5% का जो है 15.625% हो जाएगा। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ से निकाल देंगे, जो है चक्रवृद्धि ब्याज खोजा जा रहा है तो डायरेक्ट निकाल देंगे क्या, 20,000 का 15.7625%, तो परसेंट का मतलब 100, यहाँ से ये दशमलव हटा दीजिएगा तो 4 जीरो हमारे पास और आ जाएगा। तो ये 4 जीरो से 4 जीरो हमारा खत्म हो गया। अब साफ नहीं कटेगा, सिर्फ गुना कर दीजिए, तो 25 दूना 50 हो जाएगा और 6 दूना 12 के 2, बाकी 7 14 15 के 5, 15 दूना 30 है 31, अब 2 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, तो यही हमारा CI निकल गया, यानी 3152 रुपये, सॉरी 3152 रुपये 50 पैसे हमारा CI निकल गया, ये जो कि ऑप्शन नंबर आपका C जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आसानी से अगर CI परसेंट याद है तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर रेशियो मेथड आपको अपनाना पड़ेगा। तो रेशियो मेथड में क्या करेंगे, 5% का आपका फ्रैक्शन निकालना होगा, 1/20 निकलेगा, है ना। 20 से फिर धन हमारा क्या हो जाएगा, 21/20, ठीक है। और ये कितना, 3 सालों के लिए, तो 21 का क्यूब करेंगे और 20 का क्यूब करेंगे, 61 हो जाएगा। 21 का क्यूब जब करेंगे तो ये 92 61 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8000, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो में निकलेगा। 92 61 हमारा क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया, और 8000 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे CI निकालना होगा, तो 8000 घट जाएगा, तो ये 1261 रुपया हमारा यहाँ पे CI हो गया। अब जो है क्या है, तो पूछ क्या रहा है वो, तो वो पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ क्या हमारे पास दिया हुआ, ये हमारा मूलधन है, तो मूलधन का तुलना मूलधन से कर देंगे। तो 20,000 का तुलना हम लोग क्या कर देंगे, 8000 से, ठीक है। और हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज गुने में लिख देंगे 1261। अब ये 3 0 खत्म हो गया। अब काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 छक 12, और 2 तिया 6, नहीं कटेगा पूरा पूरी। तो चलिए इसको हम लोग अब गुना कर देते हैं। तो गुना करने के बाद 5 आ जाएगा, 6 पचे 30, और 12 पचे 60, और 3 63/2, ठीक है। अब 2 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, और 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 3152.50 रुपया यहाँ से भी आपका जो है CI निकला। तो इस तरह से आप कर सकते हैं फ्रैक्शन में। थोड़ा सा इसमें प्रोसेस आपको कैलकुलेटिव होगा, और नहीं तो फिर याद है तो डायरेक्ट आप CI निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आमने सामने चल रही रेलगाड़ियों को 45 सेकंड में पार कर जाती है, उनकी लंबाई क्या है। आमने सामने एक दूसरे का होगा, एक दूसरे के आमने सामने होगा, आमने सामने एक, है ना, एक दूसरे के, है ना, आमने सामने एक दूसरे से चल रही है रेलगाड़ियां, एक को 45 सेकंड में पार कर जाती है, उनकी लंबाई क्या है, यदि वे बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बराबर का मतलब है उसका लंबाई भी बराबर है और रफ्तार भी दोनों का सेम है। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, पार करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चूंकि दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, चालों का योग हो जाता है और लंबाई भी जुट जाता है दोनों का, ठीक है। तो पार करने में लगा समय, तो समय क्या लग रहा है, 45 सेकेंड, और एक दूसरे के अपोजिट में चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी जो है क्या है, ट्रेन की लंबाई हो जाएगा, तो दोनों की लंबाई x और x है, ठीक है। अब प्लस दोनों जुट जाएगा, फिर चाल भी जुट जाएगा। तो चाल जुटने का मतलब 30 + 30, चलिए लिख ही देते हैं, है ना, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब मीटर में है, तो ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो है 45 सेकेंड है, और ये 2x हो गया, और ये 60 हो गया, ठीक है। और इसको क्या है, हम लोग मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो छोटी इकाई ऊपर में रखेंगे, 5 से गुना हो जाएगा 5/18 से, तो 18 नीचे चला जाएगा, तो ये फिर ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इसको काट दीजिए, तो क्या करेंगे, तो 6 तिया 18, 6 दह 60, ठीक है। अब जो है और काटता है, कर दीजिए, 2 पचे 10, और 3 15 45, और 25 गुने 15 कर दीजिएगा, तो वही आपका x बराबर निकल जाएगा कितना, 15 × 5 = 75, और 15 × 2 = 30, और 7 37, यानी 375 मीटर जो है हर एक ट्रेन की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक दोनों बर्तनों की धारिता नाप सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, घन सेंटीमीटर में दिया हुआ है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या है, घन सेंटीमीटर में है ना, और यहाँ पे क्या है, लीटर है। तो 2 बर्तनों की धारिता क्रमशः 120 लीटर था, 56 लीटर है, उस बर्तन की धारिता कितनी होगी जो ठीक ठीक दोनों बर्तन को नाप सके, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वैसा आपको लीटर का नापना बनाना है, यानी कि नापने का पैमाना बनाना है, जो कि 120 लीटर भी नाप सके और 56 लीटर भी नाप सके। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे महत्तम समावर्तक यानी वैसी संख्या कुछ ढूंढेंगे जो कि 120 को भी काट दे और 56 को भी काट दे, है ना। वैसा लीटर बनाना है, तभी ना जो है 120 लीटर का और 56 लीटर को हम अच्छा दोनों को एक साथ नाप सकते हैं। तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमको निकालना है महत्तम 120 और 56 लीटर का, लेकिन आंसर आपको दिया हुआ है क्या, घन सेंटीमीटर में, ठीक है, घन सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं क्या, 1 लीटर बराबर
1 लीटर बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1000 घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। तो हमारा क्या है 120 लीटर, तो 120 लीटर बराबर हो जाएगा 120 पर 3 जीरो, और उसी तरह से ये क्या हो जाएगा 56 पे 3 जीरो। ठीक है, अब जो है यहाँ पे, अब जो है इसका क्या है मो 100 निकाल दीजिए, मो 100 निकाल देंगे तो हमारा जो है काम बन जाएगा। तो ये क्या है 3 जीरो तो दोनों में रहेगा ही। अब 56 और 120 का मो 100 निकालना है, तो 7 8 56 और कितना 7 का 7 और 5 12 8 से कटेगा, है ना। देखिए यहाँ पे 120, 3 जीरो तो दोनों में कॉमन है, 56 का हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये इसका क्या होगा 8 सते 56, तो 8 से ही कटेगा, 8 का 8 8 पचे 40, 15 8 20 से, यानी कि इस दोनों में जो कॉमन आएगा 8 कॉमन आएगा, यही हमारा मौसो निकल जाएगा। तो मौसो हमारे पास क्या निकला 8, और 3 जीरो पहले से इस पे है, तो 8 पे 3 जीरो, यानी 8000 घन सेंटीमीटर इसका उत्तर होगा। यानी वैसा नाप जो बनेगा वो 8000 घन सेंटीमीटर का नाप बनाना पड़ेगा, जिससे कि दोनों हम नाप लेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और जो है दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।